कितने क्वेश्चन होंगे? 7। 8वां क्वेश्चन आज का। इतिहास पढ़ रहे थे हम, इतिहास। आज पहला लेसन खत्म, और दूसरा लेसन बहुत मस्त। इतिहास का पहला लेसन पढ़ रहे, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा। यूरोप के लोग थे ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, यूरोप के अंदर जो यूरोपियन कंट्री है ना, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद एक प्रकार की विचारधारा हो। समझ में आया बात? यह तो राष्ट्रवाद की विचारधारा उनके अंदर कैसे बनाती चली गई, उसका हम 7वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे। ठीक है, इनमें से आया, इनमें से आया, इसमें इनमें से ही आएगा। ओके। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की क्या बला थी? तो यहाँ तो पेपर पक्का सवाल पूछा जाएगा 100%। और ये पता भी होना चाहिए 1789 फ्रांस कहाँ नहीं, कैसी क्रांति हुई। इससे पहले मैं तुम्हें एक वीडियो शेयर करूंगा तुम्हारे साथ साथ कि फ्रांसीसी क्रांति थी क्या, उसका वीडियो क्या था, तुम्हें ग्रुप में भेजूंगा, उसे देख लेना। समझ यही बात है? ठीक। लेकिन चाहिए तो यहाँ लास्ट में जाते हैं दिखा दूंगा फ्रांस की क्रांति क्या थी। पहले हल्का हल्का मोटे मोटे तरीके से समझ लो क्या बला है। देखो, ये पूरा एरिया यूरोप का और एशिया का, और यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर ना यूरेशिया कहते हैं। ये यूराल पर्वत है यहाँ। और यहाँ पर तुमने ध्यान लगाएगा अच्छी तरीके से, ये पड़ा इंग्लैंड यहाँ साइड में अच्छी तरीके से। उसके बाद ये पुर्तगाल पड़ता है यहाँ से, पुर्तगाल, यहाँ स्पेन पड़ता है, स्पेन। उसके बाद यहाँ पड़ता है बीच में फ्रांस। क्या पड़ता? फ्रांस। ये रहा फ्रांस हमारा। तुम्हें समझाने के लिए करा मैंने। मैप देखोगे ना भारत का, तो मैं वर्ल्ड का मैप देखोगे तो फ्रांस यहाँ दिखाई देगा, ये इंग्लैंड दिखाई देगा। ठीक, ये इंग्लैंड हमारा। उसके बाद जिस इंग्लैंड को दूसरे इसके अंदर तो लंदन, इंग्लैंड के अंदर ही, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। समझ में आया बात? यहाँ पे फ्रांस है, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस। ठीक, यहाँ साइड में ऑस्ट्रिया पड़ेगा। उसके बाद यहाँ साइड में इटली पड़ेगा, साइड में छोटे सारे सारे देश यहाँ बचे हुए। वर्ल्ड के मैप में देखोगे तुम ऐसे करके, इधर यूरोप है, यहाँ साइड में भारत है, साइड में आएगा। समझ बात? ये भारत साइड में नीचे आएगा, साइड में। उसके बाद ये भारत है हल्का हल्का। मैंने यूरोप और एशिया का मैप बनाया हल्का हल्का तो समझाने के लिए। यहाँ भारत, ये पूरा का पूरा इधर का हिस्सा दिखाई देगा ना, पूरा का पूरा ये यूरोप है। और यूरोप के अंदर लगभग 28 देश आते थे। यस, 28 देश। कितने? 28 देश आते थे यूरोप के अंदर। 28 देश आते थे। इंग्लैंड है यहाँ से, इंग्लैंड वाले 28 देशों पर शासन करते थे। समझ बात? सब मिलजुल कर रहते थे 28 देश। अब एक देश इसमें 2020 में अलग हो चुका है। समझ बात? या जब जिसे हम ब्रेग्जिट नाम से जानते हैं, 28 जब 27 देशों का समूह, 27 देशों के समूह को हम यूरोपीय यूनियन कहते हैं। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं। और यूरोप के अंदर ना राष्ट्रवाद कैसे पनपना स्टार्ट हुआ तो हम समझेंगे वहां। तो आज हम समझेंगे फ्रांस के अंदर सबसे पहले लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे पनपना स्टार्ट हुआ कि ये मेरा देश है, मेरा देश है, मैं अपने देश को बचाऊंगा। 27-28 देश होड़ में लग चुके, बड़े बड़े राजा हुए यहाँ। नेपोलियन था एक, वो खतरनाक क्रूर राजा हो चुका था। वो जब क्रूर हो चुका था, लोगों ने उसके मिलकर खिलाफ क्रांति कर दी। जब क्रांति कर दी ना उसके खिलाफ मिलकर कि हटाओ इसे गद्दी पर, लोगों का शासन होना चाहिए, जनता का शासन हो। जहाँ जनता का शासन होगा ना, वो सबसे अच्छा शासन माना जाता है। जहाँ जनता का शासन होगा, जहाँ तुम अपने राजा को तुम चुनते हो, ना कि राजा तुम्हें लीड करता हो, वहां जो शासन होगा ना, उस व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। और जहाँ राजा ने जो बात बोल ली वही कानून बन जा, जहाँ राजा ने जो बात बोल ली वही कानून बन जा, उस राजतंत्र कहते हैं, राजतंत्र। तो पूरे यूरोप के अंदर ना राजतंत्र था, और राजतंत्र के खिलाफ एक प्रकार की क्रांति हो चुकी। समझ में बात है? क्यों ऐसा माना जाता है, जब एक ही जगह एक ही व्यक्ति शासन करता ना, तो वो कभी भी क्रूर हो सकता, वो निर्दयी हो सकता, और वो सही फैसले ले सकता। और जब राजा जब चुना गया ना, अगर तुमने ही चुना, तुमने वोट डाला, वोट दिया, तुमने मोदी जी को वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाए, तो ऐसा मान के चलते हैं वे कभी गलत नहीं कर सकते। तुम अगर चाहो तो फिर अगले चुनाव में हटा दोगे अगर गलत करोगे तो। समझ में आया बात? या तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी यही व्यवस्था हो, लोकतंत्र में यही व्यवस्था हो कि लोकतंत्र में ना तो जो राजा, जो राज्य का राजा, उसे जनता चुनती है, और सबसे अच्छी व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था वहां है थी, वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वहां इंग्लैंड के अंदर आज भी महारानी, वह भी राजा की तरह रहती है, बस करते, लेकिन उसका चुनाव होता है। समझ में आई बात? या जो राजतंत्र था वो लोकतंत्र में तब्दील होगा, और हमारे यहाँ लोकतंत्र ही विचारधारा। समझ बात? यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव हो, यहाँ एक ही व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, यहाँ तानाशाही नहीं है। चाइना के अंदर कोई चुनाव नहीं होता, वहां ना वहां लोकतंत्र ही नहीं है बिल्कुल भी। वहां एक ही व्यक्ति, उनके घर में तो उसका परिवार का, उसका परिवार का, उसका परिवार का, उसका परिवार का परिवारवाद चल रहा है। वहां कोई चुनाव नहीं होता। समझ में? वहां लोकतंत्र ही नहीं है, अलोकतांत्रिक व्यवस्था। वहां एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है पूरे देश पर। ठीक, बेकार हो।
ऐसी विचारधारा सही नहीं होती। तो ये फ्रांस था, तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ, लोगों ने क्रांति कर दी। और जो क्रांति करी ना, वो पता किस क्यों कर दी? क्योंकि भाई पता क्या हुआ था फ्रांस में, गरीबी बहुत फैल रही थी, भूखमरी बहुत फैल रही थी, और ये सारा काम किसका समेटना हुआ? उस राजा का। उसके खिलाफ क्रांति कर दी। आया समझ में? और क्रांति में सारे लोग जुड़ते चले गए। पहले 10-20 लोगों ने क्रांति करी, फिर आए और जुड़ गए और जुड़ गए और जुड़ गए और जुड़ गए, जगह जगह देश में प्रदर्शन हुए, मार काट। क्रांति का मतलब ये नहीं है कि कुछ अनाप शनाप ही होगा। हाँ, वहां ना एक बहुत बड़ी इमारत है, वो पूरी पूरी इमारत ढह दी थी उन्होंने क्रांति के दौरान, फ्रांस के अंदर ही। अभी तो फ्रांस की क्रांति का वीडियो दिखाता, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन दिखाऊंगा लास्ट में जाते जाते कि फ्रांस में कैसी क्रांति हुई थी और कितनी भयानक क्रांति थी वह फ्रांस की क्रांति। पेपर में पूछा उस फ्रांस की क्रांति, पहले तो पता नहीं चल गया फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी। पता लग गया तुम्हें क्यों हुई थी फ्रांस की क्रांति? क्यों? फ्रांस के लोग बहुत दुखी थे। जब दुखी होंगे ना, किसी चीज तो दुखी होते हैं, तो लोकतंत्र चाहिए था उन्हें, वे राजतंत्र तो दुखी थे। आया समझ में? राजा को हटाना चाहते थे, वे चाहते थे राजा ऐसा होना चाहिए जिसे खुद चुना, वो नहीं होना चाहिए जिन्हें राजा खुद चुना। राजा के मुक्त होने के लिए एक बात सत्य थी, ऐसी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। स्वस्थ सारे लोग जुड़ते चले गए, इस तरह फ्रांसीसी क्रांति, इसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जा। फिर उन्होंने क्या करा, नेपोलियन की सत्ता को उखाड़ फेंका। 1821 ईस्वी में लगभग नेपोलियन फ्रांस का राजा नेपोलियन मर चुका। नेपोलियन को बहुत कई बार बंदी बनाया गया, लेकिन नेपोलियन का सपना था 28 के 28 में पूरी दुनिया का राजा हो चला था। उसने जर्मनी को भी अपने कब्जे में ले लिया था, ऑस्ट्रिया को भी। इतना खतरनाक राजा था नेपोलियन की जब सेना चलती थी ना, जिस और चलती थी, थर थर कांपती थी, आसपास के लोग भी थर थर कांपते थे, इतनी खतरनाक सेना थी उसकी, नेपोलियन की। और अपनी सेना को एक बात ही कहता था, क्या? जब इस पहाड़ पर मैं चढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं चढ़ सकते? बिना भोजन खिलाए अपनी सेना को पहाड़ पर चढ़ाता था, इतना भयंकर राजा था। मतलब बहुत किस्से कहानियां नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में कभी यूट्यूब पर डाल कर पढ़ना, नेपोलियन की आत्मकथा के बारे में। तो वही बात है, उसकी गर्लफ्रेंड 24 घंटे उसके साथ रहा थी। मैं मजाक थोड़ा ही कर रहा हूँ, तो वही बात है। चले, तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति थी क्या, तो तुम्हें पता लग चुका। सवाल यह कि जब फ्रांसीसी क्रांति होगी तो उसका कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। जो भी तुम कुछ कर रहे हो जिंदगी में, उसका पक्का परिणाम मिलेगा तुम्हें। मान लो तुमने आज 3-4 महीने अपने खराब कर दिया, तुम इस महीने पढ़े नहीं, बिल्कुल खराब कर दिया, इसका पक्का रिजल्ट मिलेगा। आगे पेपर में नुकसान होगा तुम्हें। जो तुम आज नहीं पढ़ोगे ना, तो कल को नुकसान होगा, कल को नहीं पढ़ोगे तो अक्सर नहीं। हर चीज का रिजल्ट आता है जिंदगी में। कुछ भी तुमने करा, उसका परिणाम जरूर मिलेगा तुमको, कुछ भी। समझ आई बात है? चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम ना पढ़ाई करो, उसका भी परिणाम मिलेगा। भले ही फेल हो जाओगे, रिजल्ट उसका भी मिलेगा। हर चीज का रिजल्ट मिलेगा जिंदगी में। फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसका भी रिजल्ट आया, उसका भी परिणाम आया। क्या क्या परिणाम आए, वही समझाना चाह रहा तुम। यही पूछा पेपर में कि फ्रांसीसी क्रांति क्या क्या परिणाम हुए। पेपर में सवाल यही पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति क्या क्या परिणाम हुए। तो मैं तुम्हें 5-7 पॉइंट बताऊंगा और सारे के सारे याद करवाऊंगा, सारे के सारे यही सुनूंगा। समझ गए फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? समझ एक बात यार, फ्रांस के लोगों ने मिलकर ना राजा के खिलाफ क्रांति कर दी, उसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। बात समझ आई? ठीक। अब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई कब? 1789। ठीक, 1789 में हुई। अब हम यही समझेंगे फ्रांस भी तुम्हें चमका दे। फ्रांस कहाँ से? दुनिया के नक्शे में यूरोप के अंदर है। यूरोप में कितने देश है? 28। तो 27 देश आओ, 27 में तो एक देश है ये फ्रांस, लेकिन पहले 28 देश थे, तो हम ऐसे मान के चलेंगे। चलो 1789 फ्रांसीसी क्रांति की समझते हैं अच्छी तरह। नंबर फर्स्ट, 8वां क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा बैठे हो? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर जब 8, 1789 है ना, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्या नाम है? फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। क्रांति के परिणाम का मतलब रिजल्ट। क्या रिजल्ट निकल गया? एक बच्चे का नंबर लगाने वाला हो रहा हूं। पूछूंगा बेटे क्या क्या रिजल्ट निकल गया फ्रांसीसी क्रांति का। शॉर्टकट में समझाऊंगा, बात पूरी पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट समझाने जा रहा हूं। पहले पता क्या हुआ इस क्रांति ने? ठीक, यूरोप के अंदर ना जो पुरातन व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया। जाओ, राजा थे ना तुम, बेटा एक काम करो, आज ही बात तुम राजा नहीं हो, आया समझ। हम फ्रांसीसी क्रांति कर दी लोगों ने मिलकर, क्योंकि राजा को डर लगना स्टार्ट होगा। जो जनता थी, जिस जनता के लिए काम करता था, वह जनता ही नहीं चाहती जो राजा बना, तो फिर क्या जरूरत है फिर? तो पुरानी जो व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं पुरातन व्यवस्था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, एक तो पुरातन व्यवस्था समाप्त कर दी, पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। पहला पॉइंट यही है। ऐसे लिखेंगे यूरोप के अंदर इसका प्रभाव। देखो, फ्रांस में क्रांति हुई तो फ्रांस में इसका प्रभाव नहीं पड़ा, पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ा। क्यों? कहते हैं जब पड़ोस में कुछ हो जाए ना, तो आसपास पड़ोस से प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा।
पुरानी पुरानी व्यवस्था कह रहे जब फ्रांस वालों के यहाँ ऐसी व्यवस्था समाप्त, हम कहते नहीं जब अमेरिका में ऐसी व्यवस्था तो भारत में क्यों नहीं है, कहते नहीं इस तरह ये सब चीज अमेरिका में तो भारत में क्यों नहीं है, तो इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा। पूरे यूरोप के अंदर जितनी पुरानी व्यवस्था थी सारी समाप्त होगी। फ्रांसीसी क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी, फटाफट सारे राजा हटते गए। राजा का जब निर्वाचन चुनाव इस तरह होगा जब जनता चुनेगी तो गद्दे बैठेगा वो, इसी विचारधारा को हम लोकतंत्र कहते हैं। बात समझ में आ रही? एक बार वीडियो को क्लियरिटी के साथ दोबारा सुन लिया ना तो तुम्हारा मस्तिष्क का विकास होगा। समझ, इतना डाटा बताऊंगा लेकिन मेरी बातों पूरा फोकस लगा रखना क्योंकि सारी बातें मुझे वापस चाहिए भी है। समझ में आया बात? ये तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि जो यूरोप के अंदर केवल फ्रांस के अंदर ही नहीं पूरे यूरोप के अंदर पुरातन व्यवस्था समाप्त, यूरोप में पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गई। यूरोप में पुरातन व्यवस्था समाप्त, पुरातन व्यवस्था समाप्त, छोट समाप्त हो गई। तुम तो ऐसे लिखोगे, मैंने तुम समझाने के लिए लिखा पुरातन व्यवस्था समाप्त होगी, पुरानी व्यवस्था समाप्त होगी। ये बात बताओ समझ में, ये पुरानी व्यवस्था फ्रांस में समाप्त हुई, पूरे यूरोप में समाप्त हुई। असर तो पड़ोसियों में पड़ा है, समझ में? जो पड़ोसियों के यहाँ मुर्गा पक्का तो पड़ोसियों में खुशबू बन जाती, तो असर तो पड़े ही पड़ोसियों पर भी। जब पड़ोस के यहाँ कोई तांत्रिक बाबा आ जाए तो पड़ोसी खतरे में नहीं पहुंच जाते। हाँ तो बस समझ जाओ, उनको पक्का कोई शान आया होगा, हमन करवा रहे हैं। सत्ताईस अगस्त की डेट थी वहां, 27 अगस्त, 15 अगस्त नहीं है, 27 अगस्त। दूसरे नंबर पे देखो 27 अगस्त, सुन लो 27 अगस्त 1789। इस दिन पता क्या हुआ? इस दिन ना एक घोषणा कर दी गई कि प्रत्येक मनुष्य को ना अब ह्यूमन राइट्स मिलने वाले, मानव अधिकार मिलने वाले। यस, अब तुम्हें समझाता हूँ मानव अधिकार क्या। मानव को ना पृथ्वी पर जब वो आया ना तो निर्भर नहीं करता वो हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कौन से देश का, तो सबसे पहले उसे मानव अधिकार प्राप्त हो जाए। हमारे यहाँ मानव अधिकारों को बचाने के लिए ना ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग में बना रखी, अधिकारों को हम राइट्स बोलते हैं, राइट्स। ठीक, आप सोनू भाई जी आप हमें पढ़ाओगे दिस इज माई राइट्स, हमने आपको फीस दी है, दिस इज माई राइट्स, प्लीज हमको पढ़ाओ, ये हमारा अधिकार। समझ में आती है? ये हमारा अधिकार, हम इसको लेकर लेंगे। आया हमें चाटा गाल पर रखा ले अपना अधिकार, आया समझ में? तो मानव अधिकार पता क्या हो? मानव को मानव होने के नाते उसे जीने का अधिकार है। मानव अधिकार में साफ साफ लिखा हुआ, तो मानव अधिकार यहाँ लागू कर दिए गए। पहले वह मानव अधिकार नहीं आते, क्या कोई राजा यूं नहीं कह सकता था जी मेरा अधिकार में जानूंगा, चाटा मारा गाल पे खींच कर राजा। पहले व्यवस्था आया थी, उसे पुरातन व्यवस्था बोलते थे, वह समाप्त कर दी गई। दूसरे नंबर पर अब क्या हुआ? अब मानव अधिकार लागू कर दिए गए। जहां मानव अधिकार लागू हो जाए ना तो प्रत्येक मानव पावरफुल हो जा, यानी जितने मनुष्य थे ना वे अपना अपना पावरफुल हो गए। जब मेरी मर्जी में किसी को वोट डाल लूं, पहले क्या था ना, वोट सिर्फ किसी राजा को देना, यो ही राजा बनाएगा, एक ही राजा। तो मानव अधिकार लागू, मानव अधिकार बहुत बड़ी चीज हो। समझ नहीं बात? मानव अधिकार कभी सीमाएं नहीं देखते। मानव अधिकार वही अधिकार हो जो मनुष्य को पैदा होने के बाद मिल जाते हैं। मानव ने पृथ्वी पर कहीं भी जन्म लिया, समझ में आया बात? तो जहां भी जन्म लिया वहीं से अधिकार मिल जाएंगे। ठीक, तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस के अंदर मानव अधिकार लागू हुए। फ्रांस में मानव अधिकार लागू, मानव अधिकार लागू आ लिया, सुनने ध्यान से सुनना, लागू हुआ। पूछूंगा मानव अधिकार क्या हो जी? मानव को ना जब पृथ्वी पर मानव जन्म ले ऐसे बताना तो उसने जो अधिकार प्राप्त हो जाए उसे मानव अधिकार कहते हैं। और मानव अधिकार कभी सीमाएं नहीं देखते, सब मनुष्य को अधिकार है। अगर तुम यहाँ नहीं जगह मिलेगी तो दूसरे देश में चले जाओ, दूसरे देश में नहीं मिलेगी तीसरे देश में चले जाओ। तो तुम्हें बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर एक संस्था काम करती है, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग जिसे बोलते हैं, वैश्विक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन। ये काम करता है वैश्विक स्तर पर। तुम अपने देश से भी निकाल दिया गया ना तो तभी संगठन तुम्हारे लिए जिंदा खड़ा हुआ, ये तुम्हें संरक्षण देगा, बचाव देगा, तुम आ जाओ क्योंकि तुम मानव अधिकार तुम्हारे पास है। और ऐसे मानव अधिकारों की घोषणा फ्रांस के अंदर 27 अगस्त 1789 को कर दी गई थी। आया समझ में? ऐसे मानव अधिकार कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, नहीं हो गए? सब समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं आता? और क्या हुआ जरा एक बात बताओ, जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई तो पूरे यूरोप के अंदर 28-27 देश जो दिखाई दे रहे तुम, पूरे यूरोप में ना राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हो गया। यू कह रहे यूरोप वाले यस यस, यूरोप वाले यस यस, भगाओ इन दूसरे देश वालों के यहाँ से।
पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। इतनी बड़ी क्रांति का ये प्रभाव हुआ कि जो यूरोप के अंदर रहने वाले लोग थे ना, यूरोप के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी, हमारा देश ही महान है, हम अंग्रेज आया समझ में, इन हमारा तो देश तो महान कोई देश नहीं हो सकता, हम पूरी दुनिया पर शासन करेंगे, हमने अमेरिका को अपना गुलाम बनाया, हमने से अपना गुलाम बनाया। उन्होंने सब देशों पर कब्जा कर रखा था। 1600 में भारत में आ गए थे, 1700 सन 1600 के आसपास ही 1700 में जाकर 1774 में उन्होंने अमेरिका आजाद करा था। चाइना पर भी उनका आक्रमण था। उनके अंदर देशभक्ति भावना प्रबल हो चुकी थी कि हम यूरोप वाले हम जहाँ चाह अड्डा जमाएंगे। यहाँ की महारानी अधिकार दिया करती थी, जाओ 15 साल तक पूर्व के देशों की तरफ, ये पूर्व के देश है इधर साइड में, यहाँ की महारानी, इंग्लैंड की महारानी, महारानी आज भी है। आया समझ में? जब मैंने उसकी जवानी की फोटो देखी ना तो मैं प्रभावित होगा, ऐसे लगा इसे सबसे पहले शादी करवानी चाहिए थी। आया समझ में? तुम्हारी, मेरी नहीं। समझ में आ बात है? इन महारानी ने कहा जाओ 15-15 साल के लिए यूरोप के देश ने, चाइना, भारत, श्रीलंका, जापान, जो भी है ना इधर पूर्व के देश, उन पर अधिकार करो 15-15 साल तक, उन अपने गुलाम बनाकर रखो। यहाँ की महारानी ने कहा। समझ में आया बात? या ऐसी ऐसी भावना पनपनी होगी इनके अंदर स्टार्ट। ऐसी भावनाओं को हम यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई। उसके कारण क्या हुआ? लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल होगी। सही बात है। इस क्रांति का परिणाम क्या निकला? यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद विचारधारा है क्या? ऐसे समझ में, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। प्रचार प्रसार, ये क्या हो गया है? समझ में आया बात? है कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक बताओ कितने पॉइंट हो गए? ठीक है। अब जिन्होंने क्रांति करी थी ना, जो क्रांति करने वाले थे, जो कह रहे सुनो, आज के बाद क्रांतिकारियों का कहना था कि देश के अंदर सबको समानता होनी चाहिए। अगली बार चुनाव होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। आया समझ में? झोपड़ी में बैठा हुआ भी वो भी राजा बन सके, ऐसी सोच होनी चाहिए। ये चाहिए क्रांतिकारियों ने कहा, नहीं तो ये रखा है साइड में लट। आया समझ में? ये क्रांतिकारियों का कहना था। सही बात, समानता होनी चाहिए। दूसरा, आपस में कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी जिसे बोलते हैं, इक्वलिटी होनी चाहिए, जिसे हम समानता बोलते हैं, भाईचारा होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्रांतिकारियों के शब्द। दूसरा, सेकुलरिज्म होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता। एक ही धर्म को बढ़ावा देना। क्या तुम मुस्लिम धर्म को उठाए फिरते रहते हो? क्या तुम हिंदू धर्म को उठाए फिरते रहते हो? वहां ज्यादातर क्रिश्चियन धर्म चलता था फ्रांस के अंदर। क्या तुम क्रिश्चियन धर्म को उठाए चलते हो? नहीं, हर धर्म का बंदा रहेगा इसी देश के अंदर और उसे रहना होगा। ये फ्रांस की क्रांति का परिणाम था कि सब ऐसी विचारधारा को, जहां सब धर्म को बढ़ावा दिया जा, सब धर्म को एक समझा जा, सब बराबर का हो, ऐसी विचारधारा वाले देश को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो कि हमारा देश पहले से मौजूद है। हर धर्म का अंदर, हर धर्म का व्यक्ति हमारे देश में रहा हुआ और सुकुलता के साथ रह रहा है। समझ में आया बात? ऐसा देश है हमारा, धर्मनिरपेक्ष हम। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पहले फ्रंट पर लिखा हुआ, वी हैव सेकुलरिज्म। हम धर्मनिरपेक्ष इंसान हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हम हर धर्म को बढ़ावा देते हैं, उसे संरक्षण देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं कि जाओ जियो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी अपनी जिंदगी। ऐसा समझ में? कितने पॉइंट हो गए? पिक्चर देखिए, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, इकरे कहता कसम। कितने पॉइंट हो गए? 3। और चौथा पॉइंट पता क्या है? चौथा पॉइंट यही है कि फ्रांस के अंदर क्रांतिकारियों ने ना समानता की, भाईचारे की और धर्मनिरपेक्षता की बात कही। बात समझ में आई? क्रांतिकारियों ने कहां से? फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में समानता की बात करी, समानता की, भाईचारा व धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब समझ गए? यानी सभी धर्मों को बढ़ावा देना जाना चाहिए। क्यों? एक ही धर्म को तुम महान बताते हो? क्यों? ईसाई धर्म ऐसा क्या इतना महान हो चुका है ईसाई धर्म कि दूसरे धर्म के तुम खल रहे, तुम मुस्लिमों को तुम बाहर निकाल रहे, तुम हिंदू को तुम बाहर निकाल रहे, इतना महान है तुम्हारा धर्म। तो वहां ईसाई धर्म को जब प्रचार, जिसे पोप या दूसरी भाषा में पादरी कहते हैं ना, समझ ये बात, किया उनका प्रचार प्रसार, उनका वर्चस्व हुआ करता था। जो पोप या पादरी एक बात बोल लेते करते थे ना, वही अटूट सत्य हुआ करती थी। समझ ये बात, कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, सभी धर्म महान, कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता हूँ। समझ में आई बात? उनके लोग खराब हो। तो क्रांतिकारियों ने फ्रांस के अंदर समानता, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता की बात कही कि कोई दिक्कत? कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट।
दिमाग में घुस रही बातें? कोई तुम बता दो फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए तो बता दोगे? पहला तो ये हुआ यूरोप जो पुरानी व्यवस्था समाप्त होगी, ये लिखना अपनी आसान भाषा में लिखना। ये भाषा नहीं पकड़ पा रहे हैं ना, यूरोप ऐसे लिखो, यूरोप में हेडिंग बनाएंगे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, ऐसा करके बनाएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट एक पॉइंट यूरोप में पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस क्रांति ने यूरोप में पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। ये भी भाषा, ये भी तो भाषा ही है, एक ही बात को किस तरीके तक इस व्यवस्था ने फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम यह हुआ कि यूरोप में जितनी भी पुरानी व्यवस्था थी, परंपरागत रूढ़िवादिता थी, पूरी तरह समाप्त होगी। बात वही है, एक ही बात को कितनी स्टाइल से बताऊं, ऐसा समझ में। दूसरे नंबर पर जाओ, 27 अगस्त इस क्रांति का यह परिणाम हुआ। 27 अगस्त 1789 को ईस्वी को फ्रांस के अंदर मानव अधिकारों की घोषणा कर दी गई। मानव अधिकारों की घोषणा कर दी गई। यही नहीं, ऐसे लिखेंगे कितना चाट मसाला लगाकर पेश करेगा। यही नहीं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम यह निकला कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे टीवी देख रहे हो, ऐसे समझना। फ्रांसीसी क्रांति को, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को कोई तराजू में नहीं तोला जा सकता। तो लिखने की कला हो या क्या, ऐसे समझ में। फिर मैं अगले पॉइंट में लिखूंगा, फ्रांसीसी क्रांति ने अपना धीरे धीरे अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे फ्रांस के अंदर समानता, भाईचारा, बंधुत्वता और धर्मनिरपेक्ष की विचारधाराओं को बढ़ावा दिया जाने लगा। बस कितनी मस्त है, समझ में आया? कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट दिमाग में चढ़ गए। चारों पॉइंट ये तो जो पता लगा, जब मैं सुनना होगा, बिना देखे सुनूंगा। यस, वहां देख के सुनने का, बिना देख के सुनूंगा। अभी जिस दिमाग में फटाफट दोहरा रिकॉल कर रहा होगा तो उसे धप पड़ेगा, नहीं तो एक भी सब छूट गया था मतलब, तो मुझे समझा पोले बूथ का सपना टूट जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? दूसरा, इस फ्रांसीसी क्रांति का पता क्या परिणाम क्या निकला? भाई साहब, यूरोप के अंदर ना संप्रभुता की भावना विकसित हुई। अब तुम कहोगे संप्रभुता क्या हो, मतलब ये भी नहीं पता क्या हो। सोवरेंटी क्या हो? सोवरेंटी इसे बोलते हैं संप्रभुता। हम संप्रभु देश। अच्छा, संप्रभुता का मतलब पता क्या हो? मेरा देश तो फैसले भी कौन लेगा, ऐसा समझ में एक बार। मेरे देश के अंदर कौन सी चीज कहां कहां रखी हुई, फैसले लेने का काम किसका होगा? मेरा। जब हम अंग्रेजों गुलाम थे, फैसला कौन लेता था? अंग्रेज। तो हमारा देश फिर संप्रभु नहीं आता। अब हमारा देश संप्रभु देश, वी हैव सोवरेंटी, हमारे पास सोवरेंटी, हम संप्रभु देश है यार। हम अपने फैसले लेने में सक्षम, हमारे ऊपर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है जो हमारे फैसले लेगी। जब हम अंग्रेज 1947 से पहले गुलाम थे ना, समझ नहीं बात क्या? माउंट बेटन योजना आने 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट बेटन, उनकी पत्नी पामेला, उनकी बेटी का नाम था पामेला, एक उनकी पत्नी थी माउंट बेटन की, जिसका नेहरू जी के साथ वो था, ठीक है। उसकी बात सुन लो, ध्यान लगाकर। तो ये सब जब भारत आए थे ना, उससे पहले हम गुलाम थे। गुलाम इस तरह के थे, हमें कुछ भी फैसला नहीं होना होता, इंग्लैंड की महारानी या वहां के राजा से पूछा करते थे। यस, इसीलिए हम गुलाम थे, तो हम संप्रभु नहीं आते। और आज ना हम संप्रभु हो चुके, क्योंकि हम अपने फैसले लेने में सक्षम है, हमें दूसरे देश से पूछना नहीं पड़ता। वाओ, कितनी अच्छी बात है। और ऐसा यूरोप के अंदर जितने भी देश थे, सब देशों में ऐसा ही हुआ। सारे देश अपने अपने फैसले लेने में सक्षम हो चुके। सब देशों ने कहा कि हम अब संप्रभु देश है, हमारे ऊपर कोई देश नहीं है जो हमारे ऊपर राज करेगा, तो हमारे ऊपर कोई राज करने वाला नहीं है। इसी बात को हम संप्रभुता बोलते हैं। बात समझ में? बात समझ, दिक्कत तो नहीं है तक, ठीक? तो तुम संप्रभु हो अपने घर में, अपने घर में। ऐसा कौन सा जो अपने घर में संप्रभु अपने फैसले खुद ले, उसके ऊपर कोई नहीं है? हाथ खड़ा करो। मैं अपने घर में संप्रभु हूँ, कक्षा 9 सही, ऐसा समझना, ठीक है? मैं अपने घर में संप्रभु हूँ, अपने सारे फैसले खुद लेता हूँ। सही बात है। कुछ भी फैसले लेना हो, मुझे आज तक किसी ने मुझे पूछा तेरे किसी क्लास में कौन से कितने नंबर आए, मैं ऐसा छात्र हूँ एकमात्र। मेरे पेरेंट्स को मेरे तो कोई मतलब नहीं ना, सोच लो क्यों? क्योंकि जितना उन्हें चाहिए था मैंने उनको ज्यादा करके दिया। समझ में आया बात? है उन्होंने बच्चे टीचर को, माँ बाप को क्या चाहिए? नाम रोशन चाहिए। वो धीरे धीरे होता रहा। क्लास में पूछे कितने नंबर है, स्कूल तो जाते नहीं, इसकी फर्स्ट किस तरह जा। मैंने कहा ये तो बस कलाकारी है। समझ में आई बात है? इसलिए स्कूल तो जाता नहीं, फर्स्ट किस तरह जा। मैंने कहा यही तो कलाकारी है। तो बात बताओ, समझ आई नहीं? तो यूरोप के अंदर जितने भी देश थे ना, वहां संप्रभुता का विकास हुआ। संप्रभुता को बढ़ावा दिया गया। यूरोप के अंदर संप्रभुता अपना स्टार्ट होगी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? संप्रभुता समझ में आई? तो मैं ऐसे कह सकते हैं, यूरोप पे ना इस फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम यह निकला, यूरोप में ना, यूरोप के अंदर संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, विकसित हुआ। संप्रभुता का सिद्धांत विकसित हुआ। संप्रभुता एक प्रकार का सिद्धांत वो विकसित हो चुका। आया समझ में? पैदा हुआ। अभी उसका पेपर डे मनाएंगे, जाओ
यूरोप में संप्रभुता के सिद्धांत का विकास हुआ। याद रहे ये बात? या 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, अच्छा मैं पूछूंगा बेटे संप्रभुता क्या हो सॉवरेंटी? गुरुजी संप्रभुता का मतलब हमारे ऊपर ना कोई फैसले लेने वाला नहीं है, हम हमारा देश अब हम आजाद और हम ना फैसले खुद के ले सकते हैं, कोई हमारे ऊपर नहीं है फैसले लेने के मामले में। गुरुजी पहले क्या हुआ करता था, गुरुजी जो अंग्रेज थे ना पहले वे फैसले लेते थे, फिर हमें फैसला लेना पड़ता था, हमारे ऊपर कोई फैसले लेने वाला है था। गुरुजी आप संप्रभु हम संप्रभु नहीं है और आप हमें संप्रभु बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बता दोगे कितने पॉइंट हो गए? एक बार मोटे मोटे तरीके से रिकॉल कर लो, दिमाग में क्या क्या बताया गया। और सुनो, चलो और सुनो। संप्रभुता का सिद्धांत समझ में आया? संप्रभुता का मतलब मेरा देश मेरा खेत मेरा परिवार मेरा प्यार, तुम कौन धनिया लेने वाले, आए समझ में? जी मैं अंग्रेज भाग यहाँ तो वही बात है। तो हम संप्रभु हो चुके, अभी कुछ नहीं है, पढ़ने में ध्यान दीजिए। तो उसके बाद यूरोप के अंदर ना एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। उस विचारधारा को जिसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं, सोशलिज्म हिंदी में कहते हैं समाजवादी विचारधारा। अब तुम समझाते समाजवादी विचारधारा क्या हो। समाजवादी विचारधारा एक प्रकार, दो विचारधाराएं हो, एक तो मार्क्सवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी, एक हो समाजवादी विचारधारा। यानी हमारा ध्यान से सुनना, दो विचारधाराएं समझा रहा हूं, एक पूंजीवादी एक समाजवादी। ध्यान फिर सुनूंगा क्या बताया, एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा एक तरफ समाजवादी विचारधारा। तो देखते हैं तुम कौन सी विचारधारा की तरफ हो। पूंजीवादी विचारधारा में पता क्या हो, उसमें ना एक बहुत बड़ा देश है, उस देश को चलाने के लिए ना 10-20 लोग होंगे, जो बड़े बड़े लोग अमीर लोग होंगे, वही देश को चलाएंगे ना, उनका चुनाव होने का। समझ नहीं बात? बस वही देश को चलाएंगे। पूंजीपति जो लोग होंगे ना, वही बड़े बड़े जो लोग होंगे, 10-20 लोग। समझ में आया बात? जो पूंजीपति लोग होंगे, पूंजीपति वर्ग लोग, कुछ अमीर रह जाएगा, अगर गरीब रह जाएगा। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी विचारधारा। समझ आई बात? क्या तुम ऐसा चाहते हो? ठीक, तुम इसके समर्थक नहीं हो, लेकिन जो बड़े लोगों से जाते होंगे, अगर यही बात मैंने पूछी उनसे, यही बात मैं बड़े लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर तुम बड़े बन गए, मैंने कहा तुम देश को चलाना चाहते हो, तो ये बात तुम बड़े होते तो तुम कहते हैं हाँ। तो तुम्हारे लिए अभी तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगी विचारधारा? इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि तुम उस विचारधारा में आए नहीं, अभी तुम बड़े लोगों में आए नहीं अभी। बात सही है? तो या उनके लिए अच्छी जो बड़े लोग, समझ नहीं बात, जो देश को चला रहे, 10-20 लोग अगर देश को चला रहे, जिस देश में ऐसी विचारधारा हो, ऐसी विचारधारा को पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। दिमाग में चढ़िए पूंजीवादी विचारधारा क्या हो, इसे इंग्लिश में बोलते कैपिटलिज्म। अच्छा पूंजीवादी तो याद रखोगे, पता लगा पूंजीवादी का मतलब क्या है? विचारधारा, ऐसी विचारधारा जिसमें गिने चुने लोग होंगे वही देश को चलाएंगे। आए समझ में? कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे, गिने चुने लोग होंगे, वही देश को चलाएंगे। समझ नहीं बात? ऐसी विचारधारा को पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। बाजारवादी विचारधारा, बाजारवादी, ऐसे समझ में? अच्छा अब समाजवादी विचारधारा पता क्या हो? अच्छा ये मतलब देश के अंदर जितने भी संसाधन होंगे ना, बहुत बड़ी खदान चलो अडानी के संपर्क में चली गई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट चलो मुकेश अंबानी चला गया, बहुत बड़े पोर्ट बंदरगाह चलो एक विशेष व्यक्ति चला गया। जो खास जगह ना, एक सोने की खदान मिली सोने की, और वहां मैंने कब्जा कर लिया ना, मैं नहीं कब्जा कर सकता। अगर मैं कब्जा कर लिया और पूरी जिंदगी मेरे पे रहेगी, क्योंकि मुझे पाई वो ये पाई चीज, हाथ में रुपये ले अपनी चीज। समझ गएगा तुम? तो सोने में मेरा कब्जा रहेगा, सरकार तो नहीं कब्जा कर सकती। ठीक, तो जहां ऐसी व्यवस्था हो ना तो बोलते हैं पूंजीवादी विचारधारा। लेकिन हमारे यहाँ पूंजीवादी विचारधारा है नहीं। देखते तुम बताना, अगर देश के संसाधन, देश के अंदर जितने भी संसाधन, रोड किसकी? तुम्हारे बाप की, मेरे बाप की, सरकार की। ऐसा समझो, देश के अंदर जितने भी, बताओ कहीं तक अगर सोना निकलना स्टार्ट होगा, वहां कब्जा कौन कर लगा? सरकार। मेरे बाप का, तुम्हारे बाप का, किसी का नहीं, किसका? सरकार का। बात समझ में आई? अब तुम देखो, जैसे तुम कुछ भी पूछोगा ना, तुम कहोगे सरकार। ऐसे समझो, बताओ नलका किसने लगवाया? सरकार। सुन दो, ध्यान लगाकर ये बताओ, ध्यान अच्छे तरीके से सुनते रहना, तुम्हारे मुंह से खुद ही निकल लगा। तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे भारत में कौन सी विचारधारा। एक तो पूंजीवादी तो भारत में दिखाई नहीं दे रही। ऐसे समझ में, तुम खुद ही बोल रहे कि मैंने कहा था उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा, इतना तो मुझे अनुभव हुआ। कहाँ चलो समझ में आया? सुनो ध्यान लगाकर अच्छे तरीके। तो चलो बताओ मुझे कि जब रोड बनाया गया था, रोड किसने बनवाया था? भूप सिंह। कौन बोल रहा है? भूप सिंह सरकार में आया था।
पागल कहीं के। तो बताओ हमारे रोड कौन साफ करवाएगा? सरकार। जो कह रहा है प्रधान, तो प्रधान भी सरकार का ही हिस्सा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कक्षा 7 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कक्षा 7 में तमीज पढ़ लेते हैं, वहां चैप्टर था सरकार राजनीति में, उसमें लिखा हुआ सरकार क्या क्या है, पढ़ाई नहीं कक्षा 7 में भी आए समझो। कक्षा 9 में तो एक दूसरे को बजरी मार रहे थे, कक्षा 7 में इंट्रोडे मार रहे थे, आए समझो। पढ़ा था, कोरोना आ गया था कक्षा 7 में। अच्छा सरकार वाला चैप्टर कक्षा 9 में भी सामाजिक में, उसमें क्यों नहीं पढ़ा? ओ नहीं, उसमें फोन चलाया बैठ कर। सुनो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? तो ये बताओ, तो दो विचारधारा में तुम समझाने की कोशिश करो, एक तो पूंजीवादी, एक समाजवादी। अगर देश के अंदर जितने भी संसाधन मौजूद, अगर उन पर नियंत्रण हो सरकार का, देश के अंदर जितने भी संसाधन क्या हो, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, जिससे मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो जा, मेरे पास मारकर संसाधन, किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। देश के अंदर जितने भी संसाधन अगर उस पर नियंत्रण सरकार का हो, तो समझ जाओ जहां ऐसी विचारधारा होगी उसे बोलेंगे समाजवादी विचारधारा। अगर देश के संसाधनों पर, जैसा रेल कौन चला रहा है? सरकार चला रहा है। अच्छा रेल अगर कोई निजी व्यक्ति चला रहा है, निजी कंपनी चला रही, आज प्राइवेट चीजें चला रही, तो इसका मतलब तो कौन सी विचारधारा हो जाएगी? पूंजीवादी। आज समझ ठीक। तो हमारे देश पर आरोप लगाया जा वर्तमान समय की सरकार पर, यह सरकार ने सारी चीजें प्राइवेट करती जा रही। तुमने भी सुना होगा सारी नौकरियां प्राइवेट होगी, ऐसा किन्ने सुना कि सारी नौकरियां प्राइवेट होती जा रही? हाथ खड़ा करो। तो इसका मतलब हमारे देश में पूंजीवादी विचारधारा आ रही है। हाँ, सारी नौकरियां प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट का मतलब क्या हो? निजीकरण। सारी चीज निजी हाथों में चली जाएगी। तो ट्रेन के पास टिकट लेने जाओगे तुम, तो टिकट लेने वाला ना सरकारी आदमी नहीं होगा, प्राइवेट आदमी होगा। और ऐसा माना जाता है जहां पूंजीवादी विचारधारा हो ना, वो देश ज्यादा सक्षम हो। पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका में, इसलिए वो आगे। और जब तक हमारे यहाँ समाजवादी विचारधारा रहेगी ना, कभी हम तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ समाजवादी विचारधारा, ठीक, हमारे यहाँ कौन सी विचारधारा? सारी अधिकांश चीजों पर किसका नियंत्रण? सरकार का। ऐसा लेकिन अगर अधिकांश चीजों पर किसका नियंत्रण हो? प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट संस्थाओं का, तो वह विचारधारा को पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं। और पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका में एक भी नौकरी सरकारी नहीं है। हाँ, और सारे लोग सुखी वहां, उनके दिमाग में नहीं आती सरकारी नौकरी। ठीक, अगर तुम सरकारी समाज का हिस्सा, सरकारी नौकरी का हिस्सा बनना चाहते हो ना, इसका मतलब तुम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे, क्योंकि तुम्हें पता सरकारी नौकरी लग जाएगी, कुछ करना ही नहीं, फ्री फंड का मुंह तो कहते हुए सुना मैंने, नहीं पता वहां भी काम करना पड़ता। लोग अपना कर्तव्य नहीं समझते। टीचर को आना चाहिए पूरे को पूरे ड्यूटी टाइम पर, 2-2 दिन की छुट्टी मार रहे टीचर, गवर्नमेंट उन्हें पैसा दे रही। तो ये पूंजीवादी विचारधारा नहीं, हमारे यहाँ पूंजीवादी विचारधारा नहीं है, हमारे यहाँ समाजवादी विचारधारा। तो समाजवादी विचारधारा समझ में आई? लेकिन कहते हैं समाजवादी विचारधारा जो है ना, वो पूंजीवादी विचारधारा की अपेक्षा अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि सरकार का नियंत्रण होगा। तो सरकार के ऐसे मानकर चलेंगे सरकार सबको इक्वल बांट देगी, लेकिन जो निजी लोगों को इक्वल थोड़ा ही बांट देंगे। आज समझ लो, तो कितनी विचारधारा हो दुनिया में? एक तो पूंजीवादी, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं होगी हमारे देश में दोनों ही विचारधारा धीरे धीरे। इसलिए हमारे यहाँ ना मिश्रित, हमारी जो अर्थव्यवस्था उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाए। मिश्रित, कुछ चीज हमारे यहाँ प्राइवेट, कुछ सरकारी है, कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी, इसे कहते हैं हमारे पूंजीवादी विचारधारा भी है और समाजवादी भी। इतनी बात बताओ, समझ में? ठीक है, तुम बीच का रास्ता बनाओ, समझ में आई बात? है कोई दिक्कत नहीं अंत। लेकिन जो समाजवादी विचारधारा थी ना, समाजवादी विचारधारा पहले नहीं आती। समाजवादी विचारधारा का जन्म ना यूरोप के अंदर ना 1789 फ्रांसीसी क्रांति परिणाम में। जब फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी ना, तो समाजवादी भी जो विचारधारा थी, ऐसी विचारधारा कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए देश के संसाधनों पर, ऐसी विचारधारा का जन्म भी इस क्रांति के परिणाम के बाद ही हुआ। आज समझ में? 5वें नंबर का पॉइंट, अच्छा 6ठे नंबर का पॉइंट, 6ठे नंबर के पॉइंट में हम लिखेंगे यूरोप में समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ। यूरोप समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ। या इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अभी समाजवादी विचारधारा पता लगी कौन सी विचारधारा? अगर मैं लिखता पूंजीवादी विचारधारा, तो तुम पता क्या सोचते? तुम सोचते जरूर देश के अंदर जितने भी संसाधन होंगे सारी चीजें प्राइवेट होगी देश के अंदर। समझ नहीं? अगर मैं पूंजीवादी विचारधारा कह दूं, अगर मैं कहता तुम्हें कि यहाँ समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ, तो समझ जाओ देश के अंदर जितने भी संसाधन होंगे उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार के हाथों में होगी सारी चीजें सरकारी होगी। तो बताओ भारत में पूंजीवादी विचारधारा है नहीं है? लग रहा तुम्हें? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो प्राइवेट है। समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा हमारे यहाँ है। मुझे कैसे पता लगा? पता कैसे पता लगा?
भारतीय संविधान के अंदर पहले पन्ने पर लिखा हुआ हम समाजवादी होंगे, हम समाजवादी होंगे, हम पंथनिरपेक्ष होंगे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक होंगे। हम पहले पन्ने पर लिखा हुआ वहां समाजवादी, तो हमारे यहाँ समाजवादी है समझ में। लेकिन हम धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर भी बढ़ रहे हैं। क्यों? अगर देश की तरक्की करनी है तो प्राइवेट चीजों को प्राइवेट करना ही होगा। क्यों? अब बताओ, तुम्हारा पैर टूट गया, सरकारी अस्पताल में जाओगे प्राइवेट अस्पताल में जाओगे? अब प्राइवेट में जाओगे। नौकरी कौन सी चाहिए? अरे इसका मतलब मजा मारना चाहते हो तुम। पैर टूट जाओ तो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे। कितने तुम्हें भी बताना, तुम्हारे मस्तिष्क को बता, प्राइवेट में सुविधा बढ़िया मिलेगी। समझ बात है। तो सरकार की आंखें खुली और इस सरकार का परफॉर्मेंस बढ़िया, अधिकांश चीजें इसने प्राइवेट कर दी। और इस सरकारी जो जड़ तंत्र है ना, जो करप्शन एक प्रकार का भ्रष्टाचार है इसके अंदर बहुत ज्यादा। इन्हें देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया। जहां जहां सरकारी तंत्र मौजूद है, सरकार एक तरफ तो लिखकर सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ मुफ्त। एक तरफ तो दिमाग में सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ मुफ्त। इसका मतलब देश को बर्बाद करके रख दिया वर्तमान समय में, जहां जहां सरकारी तंत्र घुस गया। समझ बात। एक पोस्ट छोड़ दो, ये नहीं जो आईएएस वाले, ये भी बहुत भ्रष्टाचार करते। कोई 300 करोड़, कोई 200 करोड़। मैंने बताया ना, जहां जहां सरकार नाम जुड़ गया ना, वहां भ्रष्टाचार शुरू होगा। हर नेता भ्रष्ट, एक का नाम बता दो जो भ्रष्ट नहीं है। हर इंसान का भ्रष्ट। सबकी संपत्ति गिनवा दूंगा तुम्हें यहीं से बैठा बैठा ही। समझ बात है। एक का पता मुझे 6 पॉइंट समझ में आए। 1789 फ्रांसीसी क्रांति। तो जहां जहां सरकारी सब जुड़ गया ना, वो भ्रष्ट होता चला गया। अब मान लो तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी, तो पता क्या दिमाग मांगा है? हाँ, उसकी तो लगी गई, वो उसे भी लगवा देगा। देखो कितना तकड़ा भ्रष्टाचार है। कैसे अनुकर? उसकी तो लगी गई, वो पक्की बातों से सेट कर। आराम तो बताओ, बैठ कर खुले आम बता रहे। सर मैं भी तो नहीं रहे, इतने रम चुके, इतने व्यस्त हो चुके। वो तो उसे लगवाई देगा, उसे तो लगवाई देगा। कितना तकड़ा! ये भ्रष्टाचार नहीं है, खुलेआम भ्रष्टाचार है। इसे कहते हैं खुलेआम भ्रष्टाचार। सरकारी 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 सरकारी। तो इसे यहां तक 6 पॉइंट नोट करो। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखने को आगे 6 पॉइंट नोट करो, आगे बढ़ जाओ। हाँ ओए बाबू चुप हो जाओ। देखो 19वीं सदी किसे कहते हैं? 19वीं सदी क्या बोला? ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। जब बात हो रही है ना सन 1800 से लेकर 1801 से लेकर 1899 तक, 1800 इसे बोलते हैं 19वीं सदी। ये 19वीं सदी याद रहेगी बात। कौन सदी है? कोई दिक्कत नहीं आता, इसे 19वीं सदी कहते हैं। अब इस दौरान ना 1801, 2, 3, 4, 5, 6 इन 100 सालों के दौरान जो घटना घटी ना, उन्होंने यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद भर दिया पूरा। यूरोप के लोग बहुत राष्ट्रवादी हो गए। चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम ही यूरोप में राष्ट्रवाद है। बच्चे सब कुछ पढ़ लेंगे, उन्होंने बताया मतलब क्या है राष्ट्रवाद का। मतलब अपने देश की बात करना स्टार्ट कर दिया, अपना देश महान है। अंग्रेजों ने बताना स्टार्ट कर दिया। पूरी दुनिया में जो अंग्रेजी क्रांति ना, अंग्रेजों के पास सब कुछ हो जाए बात। पूरी दुनिया में जितने आविष्कार करे उन्होंने करे, जितने मनुष्य का जन्म हुआ उनके यही हुआ, सब उन्होंने बताया। अपने आप को पूरा महान बताना स्टार्ट कर दिया। जब एक ही व्यक्ति अपने आप को महान बताना स्टार्ट करता है, उस देश के लोग तो समझ जाओ वहां नेशनलिज्म जन्म ले रहा है। हिंदी में जैसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब कावड़ी चलेंगे तो कावड़ियों में झंडे भी लेकर चला नहीं चलते हम साथ साथ में। इस तरह से हमारे लोगों के देश के अंदर देशभक्ति कितनी तक भावना भरी हुई। झंडा लेकर चलेंगे नहीं, इससे बता हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद जिंदा है। ऐसी राष्ट्रवाद एक प्रकार की विचारधारा, समझ आई बात? जिसमें लोग अपने हमारे किसी देश के लोग वहाँ के राष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ के देश की बात करते हैं। तो इसका मतलब उन देशों के अंदर नेशनलिज्म का मतलब ये राष्ट्रवाद है। उसके अंदर जो देश की बात नहीं करता ना, उसे एंटी नेशनलिज्म बोलते हैं। इसे जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों पर आरोप लगाया जाए एंटी नेशनलिज्म, क्योंकि वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। समझ आई बात? ठीक। तो चलो 1801 से लेकर 1899 ईस्वी तक 19वीं सदी कहलाती है। तो इस जो भी जितनी भी घटनाएं घटी ना यूरोप में, इसमें घटी। और इसमें ही क्या हुआ, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ही यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म होने के क्या क्या कारण थे? ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोग ना राष्ट्र की चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, अंग्रेज वहां ने, अंग्रेज ये कर देंगे, अंग्रेज वो कर देंगे। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद ऐसा हुआ क्या? तो मैं कुछ घटनाओं की चर्चाएं करूंगा और तुम्हें बताऊंगा वहां ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं विकसित हो चुकी। समझ बात है? ऐसा क्या हुआ तुम यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया? तो मेरे संपर्क में थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ना तो स्टार्ट कर दिए। थोड़ा थोड़ा सही प्यार तो तुम में भी है नहीं? क्यों हो रहा है इधर? कदर करो, ये खाना है दिल की। कदर करो, खाना है दिल की। खाना दिल जानते हो किसे कहते हैं? दिल का मकान। कदर करो, खाना है दिल की। कभी तुम भी तो यहाँ रहने आए हो।
चलो देखो 19वीं सदी में, सुन लो, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, अब समझते हैं क्या कारण था यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद पनपना स्टार्ट हुआ। समझे, यही तो हमारा प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा हुआ कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद पनपना स्टार्ट हुआ। कोई पीछे 19वीं सदी का भाई 1801 से लेकर 1899 के बीच में कुछ कांड हुआ, आज जो कांड हुआ ना जानना, ऐसा क्या हुआ वहां से जानना चाहते हो तो 4 घटनाओं का जिक्र करूंगा मैं, 4 भागों में तोड़कर समझाऊंगा इस पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन भी है और बात भी है, पता होना चाहिए तुम्हें यूरोप कहां सी, यूरोप दुनिया के नक्शे में कहां मौजूद है। यूरोप एक प्रकार का महाद्वीप 28-27 देश इसके अंदर आते हैं, भी समझ में आई बात है। तो वहां लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे पनपना स्टार्ट हुआ, राष्ट्रवाद की भावना कैसे विकसित हुई, राष्ट्रवाद कैसे पनपना स्टार्ट हुआ, और राष्ट्रवाद जो निकल उसके क्या कारण थे राष्ट्रवाद के, क्यों पहला कर 4 भागों में तोड़ रहा हूं मैं इस बात को। पहले नंबर पर देखो, नंबर फर्स्ट एक कहते हैं कुलीन वर्ग। कौन? एक नया मध्य वर्ग वो अभी जन्म हुआ, अब हम कुलीन वर्ग समझेंगे क्योंकि इसी के कारण ही राष्ट्रवाद जन्म लिया। यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों पनपना स्टार्ट हुआ, तो पहले तो कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग समझना होगा। एक तो समझना होगा कुलीन वर्ग क्या हो, इसे समझेंगे कुलीन वर्ग किसे कहते हैं। कुलीन नहीं है, कुलीन वर्ग तथा नया मध्य वर्ग, मध्य इसे थोड़ा तमीज से समझना है क्या बलायो, इसे समझेंगे, ठीक है, इसे समझेंगे। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट समझेंगे हम अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन को, कि कुलीन वर्ग है क्या और मध्य वर्ग है क्या और कैसे इन्होंने यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को जन्म दिया, ये कुछ पॉइंट समझेंगे इसके अंदर। पहले जानेंगे कुलीन वर्ग किसे कहते हैं, नया मध्य वर्ग किसे, ये कैसे पनपा, और फिर इन्होंने यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया, ऐसा क्या कारण था यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद पनप गया। फिर मैं तुमसे पूछूंगा, एक पॉइंट समझाऊंगा, खड़ा करूंगा, चल खड़ा हो, चल बता क्या बता अभी। समझ, जिसका ध्यान बाहर था ना, क्लास से बाहर घूम रहा था, जो सोच रहे थे रात को चैटिंग में क्या हुआ था वो गया, ऐसा समझ में, ठीक। उसे लग रहा आज तो बाहर आएगी, बस कैसे मैसेज करते समझ बात है। फिर अब समझेंगे दूसरे नंबर पर कि उदारवाद का उदय कैसे हुआ। उदारवाद दूसरे नंबर पर समझेंगे, उदारवाद का उदय, ये समझेंगे उदारवाद किसे कहते हैं, उदारवाद का उदय। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट समझने की पूरी कोशिश करेंगे, आया समझ में। उदारवाद क्या हो, उदारवाद का उदय कैसे हुआ, तो उदारवाद का जब उदय हुआ तो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे पनप गया, ये समझेंगे उदारवाद क्या हो। एक पॉइंट होगा, 2 पॉइंट हो, कितने पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे कि रूढ़िवाद किसे कहते हैं, रूढ़िवाद समझेंगे। रूढ़िवाद अभी मैंने तुम समझाया, तीसरे नंबर पर रूढ़िवाद समझेंगे। रूढ़िवादी विचारधारा समझेगा, तो ये रूढ़िवाद था, ये कैसे समाप्त हुआ रूढ़िवाद, ठीक, क्योंकि नेपोलियन मर चुका था ना, ये भी समझेंगे। इन्हीं बातों का समझ में नहीं है। उसके बाद ऐसा जब कुछ और भी हुआ देश के यूरोप के अंदर, क्रांतिकारी को समझेंगे थोड़ा थोड़ा। क्रांतिकारी चौथे नंबर पर, क्रांतिकारी सारा काम तो इन्होंने करा, राष्ट्रवाद को पनपने के लिए क्रांति कर दी थी ना। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। तो जो 2 क्वेश्चन को तुम बहुत बड़ा मान के चलते हैं ना, वे क्वेश्चन बड़े नहीं होते। दिक्कत यहाँ की तुम्हारे टीचर समझाते ही नहीं, और समझाएंगे तो जब उन्हें पता होगा, समझ बात है समझाएंगे तो जब तुम्हें पता होगा। उनका एक स्टाइल निशान लगवा लो, ठीक, निशान लगवा लो, नहीं तो फिर दूसरा स्टाइल लिख लो। अच्छा, ये कहानी क्या, 19वीं सदी में ना यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपना स्टार्ट हुआ, क्या कारण था उसका, ऐसा क्या हुआ कि जो तुम्हें मेरा स्टाइल पसंद आया, मेरे पढ़ाने के स्टाइल के कारण बताओ, क्या कारण है पसंद आया तुम्हें मेरा स्टाइल। तो तुम पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक तो आपकी भी शादी नहीं हुई और आप मस्त रहते हो, पहला कारण ये पहला पॉइंट क्या हुआ। दूसरा पॉइंट आया समझ में, मजाक कर करके पढ़ाते हो, मजाक कर करके। तीसरा पॉइंट आपके जैसा पीस नहीं है। कितने पॉइंट चौथा का यही तो कारण अच्छा लग रहा है, चौथा जी हमने सब जगह रख के खा लिए, ऐसा बहुत सारे कारण हो सका। तो ये तो पर्सन भी तो यही है,
यूरोप में राष्ट्रवाद पनप गया। ऐसा क्या होगा, वहां के लोग नारे लगा रहे अंग्रेज बहाने, अंग्रेज ये कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, तोड़ देंगे, यही तो राष्ट्रवाद है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपना स्टार्ट होगा, इस बात को समझाने के लिए मैं 4 घटनाओं का जिक्र सारा लूंगा और तुम्हें वहां की बात प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा। जानना चाहते हो, जानना चाहते हो, आ जाओ समझते हैं। मैं पहला पॉइंट समझाऊंगा, फिर दूसरा पॉइंट तुम ऐसे ही तैयार करोगे, तीसरा पॉइंट भी तुम ऐसे ही तैयार करोगे, और चौथा भी ऐसे तैयार करोगे। ऐसे याद करने में भी आसानी रहती है, बच्चे जीवन में कभी भूलता भी नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं तक। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कुलीन वर्ग किसे कहते हैं, ये कुलीन वर्ग क्या बला थी और किसने क्या 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 करा, क्या क्या नहीं करा, समझ गए। देखो क्या हुआ था यूरोप में ना, यूरोप पूरा महाद्वीप, हाँ ये यूरोप हमारा, यूरोप महाद्वीप कौन सा महाद्वीप, कितने देश आवे इसमें, अब 27 आवे, 27 आते हैं। इस पूरे यूरोप महाद्वीप की पता क्या खास बात थी, यहाँ जितना भी जमींदारी थी, जितने भी जमींदार था उस पर सब मालिकाना कुलीन वर्ग का था, जितनी भी खेती बाड़ी तो कुलीन वर्ग पर थी। अब ये कुलीन वर्ग कैसे कहते हैं, ये कोई अमीर ज्यादा वर्ग नहीं है, नहीं, छोटे छोटे जो खेत हुआ खलियान हुआ करते थे, एक आदमी हुआ करता था, उस पर बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां, तो बड़ी बड़ी हवेलियां भी उनके, जिसे धन्ना सेठ बोल रहे, धन्ना सेठ, आज में धन्ना सेठों के पास में, सेठ जी आओ, सेठ जी बैठो, इस सेठ जी का हक था। यूरोप के अंदर, यूरोप में महाद्वीप में 27-28 देश, अब 27-28 देश। पहले यूरोप में महाद्वीप में ना जो बड़े बड़े मालिकाना हक था, मालिकाना मैंने कहा देखो, एक तो समाज हो, एक और राजनीति, एक और समाज हो, समाज पर भी हक और राजनीति पर भी हक। राजनीति का मतलब राजनेता, नेता, नेतागिरी पर भी हक, इसका कुलीन वर्ग ही था। किसका वर्ग था, कुलीन वर्ग। दोबारा फिर समझ लो, मैं भी कह रहा हूँ ये कुलीन वर्ग में ये धन्ना सेठ ही है, ये धन्ना सेठी देश को चलाते थे पहले यूरोप के अंदर, ये धन्ना सेठी तो देश को चलाते थे पहले। तो यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोपीय महाद्वीप में पता क्या हुआ था, यूरोपीय महाद्वीप में जितने भी देश थे वहां जो राजनीतिक हो, राजनीति वाला हक हो, राजनीतिक और समाज, समाज, ठीक, इन दोनों पर किसका हक था, कुलीन वर्ग का। किसका, देख लो कितनी गहराई तरीके से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, कितना अच्छे तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ। कोई भी बता देगा यूरोप महाद्वीप था, उसमें राजनीति पर भी और समाज पर भी, नेता भी वहां में ही लोग बने थे जो कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे। और कुलीन वर्ग का मतलब हो धन्ना सेठ, सेठ जी, आया समझ में, याद रहेगा। देखो शॉर्टकट में भी समझा दिया तुम्हें, सेठ जी, समझ नहीं बात है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टर जी नहीं है, सेठ जी। तो चाहे राजनेता हो चाहे समाज हो, उन पर हक किसका था, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, सेठ जी का। बात समझ आई, ठीक। आओ बाबूजी, तो तुम्हारे जैसे मांग करते, बाबूजी 5,000 रुपए चाहिए थे, समझ में आई बात, क्या बता रहा हूं मैं। तो वहां पता क्या हुआ, यहां पता 18वीं सदी की बात है, 18वीं सदी, कौन कब की, यह बात समझिए तुम, 18वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, कब तक की बात, 1701 से लेकर 1799 तक, कोई दिक्कत, शाबाश, गुड। 18वीं सदी में ना यहाँ कंपनियां ही कंपनियां लगनी स्टार्ट होगी, मशीन ही मशीन लगनी स्टार्ट होगी, लोग बाहर से आए, नई नई प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, ये डिजाइन वाले कपड़े बनने स्टार्ट हो गए वहां, ये करके दिखाओ जी, सच में आया बात है, नई नई टेक्नोलॉजी, रोबोट बनने स्टार्ट हो गए वहां। तो भाई, तो जहां मशीनें लगनी स्टार्ट हो जा, जहां शेड्यूल जैसा प्लांट लगने स्टार्ट हो जा, मोटरसाइकिल बनती हो, कार बनती हो, हर प्रकार के उपकरण वहां बनते हो, हम कहते हैं उस क्षेत्र का औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी बोलते हैं ना आई लव, एकदम चिल्ला उठते भी। 18वीं सदी में ना यहाँ हुआ औद्योगिकरण, कहां से, यूरोप में, यूरोप, औद्योगिकरण हुआ, होगा। अब मुझे एक ही बात बता दो जरा, अगर कहीं कंपनी लगनी स्टार्ट हो जा, ये औद्योगिकरण हो जाना, किसी क्षेत्र का अगर औद्योगिकरण हो जा, वहां कंपनी लगना स्टार्ट हो जा, तो पता क्या हो, वहां एक नया वर्ग विकसित हो, कंपनी का कोई ना कोई मालिक भी होगा, और जब मालिक होगा तो कंपनी के अंदर श्रमिक भी होंगे, मजदूर भी होंगे। आज समझ, काम करने वाले, जिस श्रमिक बोलो मजदूर भी बोलो श्रमिक, तुम्हें क्या क्या बताया मैंने, एक तो वहां श्रमिक होंगे, उद्योगपति भी होंगे, उद्योगपति जिसे बोलते बिजनेसमैन, और एक ऐसे भी होंगे जो सामान को भरकर लेके जाते होंगे और दूसरे दो क्षेत्र में जाके बेचते होंगे, उन्हें बोलते हैं व्यापारी, व्यापारी, ट्रेडर,
तो तुम बताओ, एक नया वर्ग का जन्म हुआ नहीं? जो नया वर्ग उसे बोलते हैं नया मध्य वर्ग। दूसरी भाषा में कहते हैं मिडिल क्लास लोग। आए समझ? नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ तो हमें कहते हैं जब औद्योगिकरण हुआ ना, तो औद्योगिकरण तक क्या रिजल्ट निकल गया? हर चीज का परिणाम निकला। आए समझ में? तो इसका औद्योगिकरण का क्या क्या परिणाम हुआ? औद्योगिकरण का ये परिणाम हुआ, पता क्या हुआ? नंबर फर्स्ट, यहाँ ना उद्योगपति का जन्म हुआ। किसके पति का? कोई दिक्कत है यहां तक? उसका व्यापारी का जन्म हुआ, व्यापारी का। उसके बाद श्रमिक का, श्रमिक, इसे बोलते हैं नया मध्य वर्ग। इसे आसान भाषा में इतना ना कहते हो, नया मध्य वर्ग भी कह सकते हैं। नया मध्य वर्ग का जन्म हुआ। का क्या हुआ? जन्म हुआ, जन्म। इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आई? एक बार ऊपर तक अगर मैं ध्यान सुनूंगा, मैं सारा रोक लूंगा भी, मेरे यहाँ बता क्या बताया मैंने। और इस जो मैं पढ़ा रहा हूं ना यहाँ, इस तो ये निष्कर्ष निकलना चाहिए, पक्की बात है यूरोप में राष्ट्रवाद पनपा होगा। समझ आई बात है? इससे बात सिद्ध होनी चाहिए दुनिया की। मैं यहाँ बकवास पढ़ा रहा हूँ, इतना रट लिया। यह बात जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, ये बात आपने समझा दी। हमें कैसे पता लगा यूरोप में राष्ट्रवाद पनप गया? हाँ, समझना, सारा खेल समझने का है। नहीं सिद्ध करके दिखाओ यह बात। हमें तो खुशबू ही नहीं आ रही भी कि राष्ट्रवाद पनपा है। क्यों भाई? सही बात है गलत बात है? एक बार मोटे मोटे तरीके तो दिमाग में दोहरा, क्या क्या हुआ भाई जी? यूरोप महाद्वीप था ना, जो यूरोप महाद्वीप में राजनीति में भी समाज में भी पता किसका हक था भाई जी? कुलीन वर्ग का। वो तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, कुलीन वर्ग का हक था भाई जी। मैं बता क्या हुआ भाई जी? 18वीं शताब्दी में वहां औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण क्या हुआ जी? औद्योगिकरण। समझ बात या? उसके बाद उद्योगपति, व्यापारी, श्रमिक, नया मध्य वर्ग, इनका जन्म हुआ। समझ में आई बात क्या? इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत है यहां तक? हो गया यहां तक? अब आई 19वीं सदी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते ना, हाँ सुनते रहो, 19वीं सदी के अंत तक आते आते इनका जो ये वर्ग थे, उद्योगपति हुए, व्यापारी हुए, श्रमिक, इनका आकार छोटा होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। छोटा होने का मतलब ये बड़े नहीं रहे हम, इनका आकार छोटा 19वीं सदी तक आते आते। या लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझाऊंगा तो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, ठीक? तो यहाँ ना इसमें दो तरीके के लोग मिलेंगे तुम्हें। एक तो ये व्यापारीगण लोग मिलेंगे, ठीक, व्यापारीगण, और दूसरे नंबर पर पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे लोग हो ना, इनकी खास बात हो, क्या तुम्हें किसी के साथ बोलते नहीं, और बोलोगे तो बहुत तमीज से बोलोगे। क्या तुम्हें किसी के साथ बोलते नहीं, और बोलोगे तो बहुत तमीज से बोलोगे। तो उन्हें बोलते हैं शिक्षित वर्ग। ऐसा समझ में? जो शिक्षित वर्ग था ना, यहाँ का जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित वर्ग को हम बुद्धिजीवी वर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग था ना यूरोप का, तो यूरोप का जो बुद्धिजीवी वर्ग और यहाँ के जो उदारवादी लोग, समझ नहीं बात, वे आपस में मिलना स्टार्ट हुए। तो क्यों? देखो, उदारवादी लोग, ये तो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, श्रमिक थे, इनका तो आकार धीरे धीरे कमी होना स्टार्ट होगा। समझ बात है? आकार से छोटा होने का मतलब है ज्यादा संख्या में नहीं आते, कमी संख्या में थे। समझ नहीं बात है? तो फिर यहाँ ना इसके बीच में एक वर्ग निकल गया, उसका नाम है शिक्षित वर्ग। और शिक्षित वर्ग ना ऐसे लोगों के पास बैठेगा हमेशा जाकर, जो बहुत आराम और सहज तरीके से रहते हो और शांति वाले तरीके से बात करते हो। ये खास बात हो। तो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे ना यूरोप के, शिक्षित वर्ग, वो उदारवादी लोगों के संपर्क में गया। जो उदार का मतलब वो नरम दिल का व्यक्ति, आज जो बहुत शांति तरीके से बात करता हो। मुझे भी ऐसे ही व्यक्ति बहुत पसंद हो, जो मेरी की ही तरह बात करते हो। समझ बात है? तो ऐसे लोगों के मैं बहुत ज्यादा संपर्क में रहता हूँ। 5-6 लोग मेरे संपर्क में है ऐसे, 1-2 लड़की भी है मेरे संपर्क में ऐसे। ऐसे समझ, फ्रेंड है मेरी, बस ऐसे फ्रेंड है। कौन है? कोई नहीं है यहाँ, देख लो। तो मतलब इस टाइप का इंसान हो ना, जो अकड़ू टाइप के हो, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ होना कुछ है ही नहीं। होना कुछ है ही नहीं, तो कुछ चिल्ला के क्या फायदा है? नहीं, तो ऐसे लोगों को दूर रहो। अपना खून फूकना, दिमाग की नस फट जाएगी फालतू ब्लड प्रेशर झेल। समझ की बात क्या? ज्यादा ब्लड प्रेशर भी होना चाहिए, इंसान को खुश रहना बहुत जरूरी हो। ये बात मैंने कल सीखी है, सुन लो। हाँ, इंसान को खुश रहना बहुत जरूरी। इतनी बात बताओ समझ में आई? तो ये नहीं बताओ, इनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे नहीं होंगे? उद्योगपति होंगे, व्यापारी होंगे, श्रमिक होंगे, और जो पढ़े लिखे लोग उन्हें बोलेंगे शिक्षित वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग। शिक्षित वर्ग, यहाँ का जो शिक्षित वर्ग था ना, शिक्षित वर्ग कौन सा वर्ग था? वो संपर्क माया, पता किसका आया? संपर्क माया उदारवादी लोगों के। उदारवादी लोगों के संपर्क में आया हो, और जैसे संपर्क में आया ना, तो
इनके अंदर ना देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। अच्छा, देशभक्ति की भावना बढ़नी स्टार्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? यूरोप के अंदर बात करने लगे, यार हम अंग्रेजों ने देखो कहाँ कहाँ नहीं राज करा। आपस में बैठ जाएंगे बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ाई की बातें करेंगे, देखो हमारे देश ने भारत को भी अधिकार कर लिया, देखो चाइना को भी हमने अपना गुलाम बना दिया, देखो हमने अमेरिका को भी अपना गुलाम बना लिया, देखो हमारी महारानी ने ये कर दिया। तो जो बातें हो ना, इसका मतलब बातें होनी स्टार्ट हुई। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठे, कुछ उधर बैठे, कुछ दूसरे देश में बैठे, और ऐसे ही धीरे धीरे राष्ट्रवाद पनपना स्टार्ट होगा। बताओ, राष्ट्रवाद पनपना स्टार्ट नहीं होगा? ठीक, तो फिर राष्ट्रवाद जन्म लिया। क्या जन्म लिया? इस संपर्क में आए तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो राष्ट्रवाद का जन्म होगा, राष्ट्रवाद का हैप्पी बर्थडे होगा। बताओ, राष्ट्रवाद जन्म हुआ नहीं हुआ? इस पूरी बात को पढ़ने के बाद ये पता लग रहा नहीं लग रहा कि यहाँ राष्ट्रवाद का जन्म हुआ नहीं हुआ? समझ में? ये बात सिद्ध होगी और तुम्हारी समझ में भी आ चुकी है। कोई तुमसे पूछने लगा, बताओ यूरोप में राष्ट्रवाद के पनपने के क्या कारण थे, तो तुम बता क्या बताओगे? भाई सुन, सुन सुन सुन, यूरोप जो महाद्वीप बना, यूरोप महाद्वीप बना, यूरोप महाद्वीप में जो 27 देश है, पहले वहां पता क्या हुआ करता था? पूछो तुमसे, क्या हुआ करता था? जो राजनीति थे ना, जो नेता हुआ करते थे और जो समाज के लोग हुआ करते थे, समाज पर भी और राजनीति में भी उनका हक था। जो कुलीन वर्ग थे, धन्ना सेठ थे, धन्ना सेठ, उनका हक था। फिर तुमसे पूछेगा फिर क्या हुआ? भाई साहब, वहां कंपनी लगनी स्टार्ट हुई 18वीं सदी में। कंपनी का, जब कंपनियां लगनी स्टार्ट होगी तो वहां व्यापारी भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, श्रमिक, आए समझ में? श्रमिक भी आएंगे, व्यापारी भी आएंगे, उद्योगपति भी आएंगे, फिर जो पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, जिन्हें हम शिक्षित वर्ग बोल लेंगे। आए समझ में? ठीक, उसके बाद शिक्षित वर्ग उदारवादी लोगों के संपर्क में आएंगे, और संपर्क में आएंगे तो उनके साथ बैठ कर बातचीत भी करेंगे। अब बातचीत करेंगे अपने देश की, और जब देश की बात करेंगे तो क्या जन्म हो जाएगा? ऐसे ही पूरे देश में होना स्टार्ट होगा। ऐसे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद पैदा होगा। बोले हैप्पी बर्थडे राष्ट्रवाद। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? पता लगा कैसे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं। अब मैं ये भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले से नोट कर लो तुम पुराना, चल लेंगे, कोई दिक्कत, इतना ही समझाता हूँ फिर आगे समझाऊंगा।